हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। आज हम देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटी का यूपीएससी के अंदर क्या रोल है। मेरे पास बहुत से डाउट आए हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कौन सी क्लास की एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आज हम एक एक करके इन सारी चीज़ों पर बातें करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो होगा हाउ टू रीड, वेयर टू गेट एनसीईआरटी और एब्सोल्यूट बिगनर कैसे एनसीईआरटी का यूज़ कर सकते हैं और एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाने हैं, और सबसे ज़रूरी कि कौन सी एनसीईआरटी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा एनसीईआरटी को सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, क्लास वाइज एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं करना है कि पहले 6th की एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर 7th की, फिर 8th की, ऐसे नहीं करना है। हमें एक सब्जेक्ट उठाना है। जैसे हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री की पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर 7th की पढ़ेंगे और फिर 8th पढ़ेंगे हिस्ट्री की, फिर 9th। ऐसे करके हम 12th तक पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर करेंगे। देखो क्या होगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, पहले आप 6th क्लास की पढ़ रहे होगे, तो आपको कुछ ऐसे डाउट्स आएंगे जो आप जब 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, जो 7th क्लास में चीज़ें होंगी वो 6th क्लास की रिपीटेशन होगी, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जब तक आप 12th क्लास तक की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका 2-3 बार रिवीजन तो वैसे ही हो जाएगा। आपको पता होगा कि अच्छा इस चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखो, जब अब आप 11th और 12th पर आओगे ना, पीछे वाली क्लासेस में आप उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके होगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो ये चीज़ें फिर आपके लिए ईजी हो जाएंगी। फिर जैसे ही आपका हिस्ट्री खत्म हो जाता है तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाओगे, जैसे जियो उठाओगे। जियो की पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे, 7th की पढ़ोगे, 8th की पढ़ोगे, 9th की पढ़ोगे। तो हमें पहले सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, क्लास वाइज नहीं पढ़ना है। ओके। दूसरा देखते हैं कि एनसीईआरटी कहाँ से लें। देखो, अगर आप एनसीईआरटी खरीद सकते हो तो आप खरीद लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा अगर आप एनसीईआरटी खरीद सकते हो तो। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो किसी रीज़न से, तो आप एनसीईआरटी की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की आपको मिल जाएगी। आपको क्लास डालनी है, आपको बुक का नाम डालना है और आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बहुत से लोग होते हैं जो इजीली डिजिटल वर्जन पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को दिक्कत होती है फ़ोन में पढ़ने में। उसके फ़ॉन्ट दिखते हैं और लाइट से आँखों पे स्ट्रेस आता है। तो ये आप देख लेना आपको कैसे पढ़नी है बुक्स, और आप डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की साइट से। ओके। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट बिगनर कैसे करें। आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको 6th क्लास से स्टार्ट करना है और 12th तक पढ़नी है, और हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है 11th एंड 12th को। देखो क्या करना है, 6 से 10th तक की बुक पढ़ना, उसमें आपको नोट्स नहीं बनाना है, जस्ट स्टोरी की फॉर्म में पढ़ते चले जाना। और देखो, जब 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ऐसे भी नहीं करना है कि आप बस उसी में डूबे रहो कि हमें तो एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद आगे चलना है। इसके ना तो हमें नोट्स लेने हैं, बस हमें रीड करना है। जब भी देखो, जब आप 11th 12th में आओगे ना तो ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा क्या होता है, एनसीईआरटी के अलावा हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, तो वो भी फिर स्टैंडर्ड बुक्स में भी एनसीईआरटी का रेफरेंस हमें मिल जाता है। 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी को आपको इंटेंसिव रीडिंग करनी है। इंटेंसिव रीडिंग बोले तो आपको डिटेल में पढ़ना है, एक एक लाइन को समझना है, एक एक लाइन को अपने अंदर बैठाना है, दिमाग में बैठाना है कि ये चीज़ क्या कह रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी से क्या है कि एक लाइन उठकर क्वेश्चन बन जाती है। तो आपको 11th एंड 12th को बहुत ही इंटेंसिव रीडिंग के साथ पढ़ना है और इसके नोट्स भी बनाने हैं। इधर आपको नोट्स नहीं लेने हैं, लेकिन 11th 12th की एनसीईआरटी के नोट्स आपको लेने हैं। तो देखो, नोट्स पे आ जाते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, 6 to 10 तक के नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है सेपरेट। अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई लाइन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, या तो उसको आप हाईलाइट कर लेना, या साइड में जो मार्जिन होता है उस पर लिख लेना। ठीक है। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी पढ़ो तो जो मार्जिन उस पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लेना। पूरे पेज में जो भी कुछ लिखा हो उसको क्रक्स बना के इन मार्जिन्स पर लिख सकते हो आप। ठीक है। और जब आप दोबारा उसको पढ़ोगे तो आपको दोबारा से पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जो नोट डाउन किया है उसको पढ़ लोगे और आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और ये स्टोरी कब समझ में आएगी, तब आप 6 to 10 तक की बुक को पढ़ के आए हो अच्छे से, और ये जो पेज आपने अभी पढ़ा है उसको भी अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है, तो आपके माइंड में एक स्टोरी बन जाएगी। और जब भी आप इन कीवर्ड्स को देखोगे तो आप रिलेट कर लोगे कि अच्छा हाँ, ये पढ़ा था मैंने। ओके। एक बार मैं आपको अपनी एनसीईआरटी के नोट्स दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाए थे। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। तो देखो मैंने क्या किया था, ये सब कुछ पढ़ा और इधर साइड में लिख लिया। ये दोनों पेज में जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने साइड में लिख ली। ठीक है। जो जो चीज़ें मिली मुझे कि एंशिएंट टाइम में कौन कौन सी क्रॉप्स होती थी, तो मैंने इधर लिख लिया। ठीक है। ये देखो, एंड हुआ सिविलाइजेशन का, तो कैसे जो भी पॉइंट्स मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगे, और इसके बाद जो पेज था जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने यहाँ पर लिख लिया सारा कि क्या क्या चेंजेस थे। अर्बन सेंटर था पहले, फिर रूरल रूरल बन गया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो हुआ करता था वो डिसअपियर हो गया।
जो क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन थी वो भी डिसअपियर हो गई। फिर उसके रीजंस देखे, फिर मैंने उसके रीजंस देखे कि क्या रीजंस थे, तो ये रीजंस भी इधर ही लिख दिए कि क्लाइमेट चेंज एक रीज़न था, डिफोरेस्टेशन भी रीज़न माना जाता है, फ्लड आ गई। ये पॉइंट इधर से ही लिखे हुए हैं, देखो ये रहा, जैसे क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, स्विफ्ट एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इधर लिख ली। तो अब दोबारा से मेरे को ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं सिर्फ ये पढ़ूंगी जो मैंने लिखा हुआ है अपना, और मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बार बार एक एक पेज पलट कर पढ़ना उसको रिवीजन नहीं कहते हैं, रिवीजन इनके थ्रू होगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं, साइड में ही जो मार्जिन है उस पर लिख लेना है। देखो जैसे ये रहा, इस पूरे पेज में मेरे को ये 4-5 लाइन थी जो इंपॉर्टेंट लगी, मैंने इसको यहीं पर लिख लिया। कोई सेपरेट नोट्स नहीं बनाने कि आप एक नोटबुक लेके बैठे हो उसमें बनाने लग रहे हो नोट्स, नहीं, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो उसमें रिपीटेशन हो जाता है। ओके, तो अब देखते हैं पढ़ना कैसे है हमें। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसकी एक्सरसाइज पर जाएंगे, एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे कि क्या चीज़ है उसके अंदर। तो जब हम एक्सरसाइज देखेंगे ना तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि चैप्टर में किस चीज़ की बात हो रही है, कौन सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम जाके चैप्टर देखेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ने के बाद वापस से हम एक्सरसाइज पाएंगे और उसके जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करेंगे। एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात क्या है, उसमें एमसीक्यू भी मिलते हैं और मेंस वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो जो बैक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हमें लिखना है, प्रैक्टिस करना है, इससे आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। हम डरते हैं आंसर लिखने से कि हमें तो आंसर आता ही नहीं है, अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आंसर कैसे लिखें, अभी तो हमारा सिलेबस बचा हुआ है। ऐसे सोचोगे तो आप कभी भी आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आपको आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें से ज़्यादा मत करो कि सारे मत करो, आप 2 क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो, उसको जो भी पूछा है उसको डिफाइन कर दो, उसकी बॉडी में कुछ लिख लो और हमेशा कंक्लूजन लिखो। पूछा हो चाहे ना हो हमेशा आपको कंक्लूजन देना है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन ऐसे कर लिए, बाकी के जो बचे उसका एक माइंड में ना मैप बनाओ कि अच्छा इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी डेफिनेशन दे सकती हूँ, इसके कॉजेज़ पूछे हैं तो कॉजेज़ बता सकती हूँ, कॉजेज़ के अलावा भी बहुत सी चीज़ें दी हुई थी तो उसको मैं एक सॉल्यूशन में या कंक्लूजन में लिख सकती हूँ। बस ऐसे दिमाग में चीज़ें रखो आप, चाहे आप उसको लिखना मत लेकिन एक फोल्डर बना लेना, चाहे एक लिख लेना लेकिन लिखना ज़रूर। एक आंसर लिखना है, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, लिखने की आदत होगी और जो डर होता है ना वो भी दूर होगा। जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो या क्वेश्चन लगाते हो तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। आपने इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर ली, क्वेश्चन लिख लिए, एमसीक्यू कर लिए, तो आप क्या करना, नेक्स्ट टाइम जब आप इसको पढ़ो इस चैप्टर को तो सबसे पहले क्या करना, जो आपने आंसर लिखा था उसी को एक बार देख लेना कि क्या लिखा था, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा, अच्छा इस चैप्टर में इस चीज़ की बात हुई थी। और फिर बाद में क्या करना, जो आपने साइड में नोट्स बनाए थे उसको देख लेना, इससे आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। देखो इकोनॉमिक्स के लिए हमें क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लास 10th की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पता है बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, जैसे बच्चों को समझाते हैं ना ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने कैसे ग्रो किया, इकोनॉमी में कैसे चेंजेस आए, क्या चैलेंजेस आए, फिर उसको कैसे टैकल किया, ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपको क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। क्लास 12th की 2 बुक आती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके एक दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जब हम कोई स्टैंडर्ड बुक से जब पढ़ रहे होंगे ना इकोनॉमिक्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होती है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे ना तो आपको बहुत से फॉर्मूला मिलेंगे, उन सारे फॉर्मूला को इग्नोर करना है आपको, सिर्फ जीडीपी वाले फॉर्मूला देखना है कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी में क्या क्या चीज़ ऐड होगी। तो हमें सिर्फ जीडीपी वाले फॉर्मूला को ध्यान रखना है, बाकी जितने भी फॉर्मूला है वो इग्नोर कर देंगे। जो ये क्लास 12th है इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। आगे देखते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी की 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी 11th क्लास की एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी और इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इसके अंदर आपकी ओशियनोग्राफी आ जाएगी, जियोमॉर्फोलॉजी आ जाएगी, क्लाइमेटोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। और इसमें इंडिया वाला आ जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम, माउंटेन रेंजेस वगैरह। देखो अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हो तो आपको 6 to 10 तक की करनी है एनसीईआरटी, एक बार गो थ्रू करना है कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद जब आप 11th की पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा और जिनका बेस है वो डायरेक्ट 11th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके,
ये सिर्फ अभी मैंने एनसीईआरटी के बारे में बताया है। अगर आपको डिटेल्ड स्ट्रेटेजी चाहिए तो वो भी मैंने अलग से बना के अपलोड की हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक आती है एनसीईआरटी की, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, पिंक कलर की है, ठीक है, फाइन आर्ट्स, वो पढ़नी है। और उसके अलावा जो न्यू एनसीईआरटी आई है ना थीम्स वाली, थीम 1, थीम 2 एंड 3, वो ज़्यादातर वो आर्ट्स को लेकर ओरिएंटेड है, वो भी आप आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन जो आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी सही है। और अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप तमिलनाडु की बुक रेफ़र कर सकते हो। पर्सनली मैंने तमिलनाडु की बुक पढ़ी थी, मेरे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो गए थे। देखो ये है, आप हिस्ट्री को कितना भी पढ़ लो, क्योंकि हिस्ट्री की इतनी सारी बुक्स हैं, क्या पता किस बुक से क्वेश्चन आ जाए। और ये नहीं है कि अगर किसी एक XYZ बुक से क्वेश्चन आ गया कभी एक, तो आप उसके पीछे भागोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने रिसोर्स लिमिटेड रखने हैं। कभी ना मैं अपने रिसोर्सेज दिखाऊंगी, तो जो ये मिथ बना हुआ है ना कि हमें 10-10 किताबें पढ़नी है, वो चीज़ें भी आपकी दूर हो जाएंगी। मेरी बुक लिस्ट देखना कभी, बहुत छोटी सी बुक लिस्ट है मेरी, मैंने एक्स्ट्रा किताबें रखी ही नहीं है। तो हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है आपको, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, या फिर आप 11th एंड 12th की तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स भी पढ़ सकते हो। ओके। पॉलिटी के लिए क्लास 11th की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, मेंस में बहुत बार डायरेक्टली ना जो एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बुक्स आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं ना, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ लॉ एंड लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम राइट्स वगैरह, तो वो यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। तो आपको ये दोनों तो पढ़नी है 11th क्लास की एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद है क्लास 12th की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये बुक पढ़नी है। ओके। आगे चलते हैं सोसाइटी। सोसाइटी के लिए आपको क्लास 12th की बुक पढ़नी है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, एंड दूसरी बुक है इंडियन सोसाइटी। यही 2 बुक पढ़नी है, क्योंकि इससे ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे कि वीमेन को लेकर क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखो हालांकि हमें पता होता है कि चीज़ें क्या चल रही हैं, हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं, हम अपने एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं लिख के आ सकते हैं ना, तो अकेडमिकली चीज़ें हमें लिखनी होती है। तो सोसाइटी के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। बाकी इन सब से रिलेटेड मैंने डिटेल्ड स्ट्रेटजी वाली वीडियोस बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए जो भी लिंक है सोशल मीडिया के, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।